हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस पर आधारित है। पिछले के लेक्चर्स में हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का एक भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 हिस्से थे, जड़, तना और पत्तियां। ठीक है, जड़, तना, पत्तियां वेजिटेटिव पार्ट हो गया। अब हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि हम पौधों का रिप्रोडक्टिव अंग या जननांग जिसको हम कहते हैं, वो पुष्प होता है। और पुष्प के बारे में पढ़ने से पहले पुष्प की व्यवस्था, पौधे पर पुष्प के लगने का तरीका, उसकी जमावट जिसको कि हम पुष्पक्रम कहते हैं, आज हम पहले वो पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस और पुष्पक्रम। सबसे पहले तो देखते हैं कि पुष्पक्रम चीज़ क्या है। पुष्पक्रम जो है ये पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम या उसकी व्यवस्था को कहते हैं। पुष्पी अक्ष क्या चीज़ है, इससे पहले हम आते हैं कलिकाओं पर। पुष्प हमेशा पौधे में कलिका से उत्पन्न होता है। तो पुष्प हमेशा जिस कलिका से उत्पन्न होता है उसको हम फ्लोरल बड कहते हैं। ये फ्लोरल बड कहाँ होती हैं? जो सामान्य हमारी कक्षस्थ कलिकाएं, जो पर संधियों पर पत्तियों के आधार पर जो कलिकाएं होती हैं, उन कलिकाओं से ही, जहाँ से शाखाएं पत्तियाँ निकल रही हैं, कई बार उन कलिकाओं से ही पुष्प भी निकलता है। अब जिस कलिका से पुष्प निकलता है उसको हम पुष्पीय कलिका, फ्लोरल बड कहते हैं। ठीक है, और ये फ्लोरल बड से जब पुष्प निकलता है तो ये पुष्प दरअसल किस क्रम में व्यवस्थित है, इसको हम, इसके इस पूरे क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्लोरल बड से जब पुष्प निकलता है, कलिका से जब पुष्प निकलता है, तो 2 स्थितियां हो सकती है कि या तो एक कलिका से केवल एक पुष्प निकले, और या फिर समूह में बहुत सारे पुष्प निकले। ठीक है, कई बार क्या होता है केवल एक ही पुष्प निकलता है, तो वो एकल अवस्था कहलाती है। और एकल अवस्था दरअसल पुष्पक्रम नहीं है। पुष्पक्रम तो जहां समूह में पुष्प लगे। ठीक है, तो पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्प हमेशा पुष्पी कलिका से उत्पन्न होते हैं, और पुष्पी कलिका से या तो एक पुष्प या पुष्पों का गुच्छा निकलता है। ठीक है, जब केवल एक पुष्प उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एकल अवस्था। और एकल अवस्था में पुष्प 2 स्थितियों में लगते हैं, या तो बिल्कुल शीर्ष पर लगेंगे शाखा के, या फिर कक्षस्थ। ठीक है, पार्श्व लगेंगे। तो या तो ये शीर्षस्थ हो सकता है या कक्षस्थ, एकल शीर्षस्थ, एकल कक्षस्थ। लेकिन एकल अवस्था को पुष्पक्रम नहीं माना जाता। ठीक है, तो सिंगल फ्लावर भी लगते हैं कई बार पौधों में, तो वो एक एकल अवस्था रहती है। अब कई बार क्या होता है, समूह में पुष्प लगते हैं, और ऐसा इसमें क्या होता है, बेसिकली देखिए, इसमें भी कलिका से एक व्रंत निकलता है, एक शाखा के रूप में एक व्रंत निकलता है, जिसको हम पिडंकल कहते हैं, और उस पर फिर कई सारे पुष्प लगते हैं। देखो, 2 स्थिति हो गई, या तो कलिका से एक ही पुष्प लगे, या फिर कलिका से एक व्रंत निकले और फिर उस व्रंत पर पुष्प लगे। ठीक है, तो ऐसा अक्ष जिस पर बहुत सारे पुष्प पैदा होते हैं उसको हम पुष्पावली व्रंत पिडंकल कहते हैं, और ये अक्ष पुष्पीय कलिका से ही निकलता है। ठीक है, तो पुष्पीय कलिका से निकलने वाला ये अक्ष पिडंकल पुष्पावली व्रंत कहलाता है। ठीक है, पुष्पावली व्रंत पर पुष्प बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं, और आज हम उन्हीं पुष्प के लगने की व्यवस्था को ही पढ़ेंगे। उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो पुष्पावली व्रंत पर पुष्प बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, अब पुष्प के उद्भव और उनके व्यवस्था के आधार पर हम पूरे पुष्पक्रम को 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है असीमाक्षी पुष्पक्रम, अंग्रेजी में हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरा ससीमाक्षी पुष्पक्रम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज, साइमोज। ठीक है, यहाँ क्या है, पुष्पावली व्रंत पर पुष्प के उद्भव और उनके लगने की व्यवस्था के आधार पर पुष्पक्रम को 2 भागों में बांटेंगे, रेसिमोज, साइमोज, असीमाक्षी, ससीमाक्षी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि पुष्प कलिकाओं से लगते हैं, कलिकाओं से उत्पन्न होते हैं। कलिका पर एक अकेला पुष्प लग सकता है, एकल अवस्था, या कलिका से एक पुष्प व्रंत निकले पहले, पुष्पावली व्रंत, और फिर उस पुष्पावली व्रंत पर बहुत सारे पुष्प झुंड में लगते हैं। ठीक है, आमतौर पर यह देखा गया है कि पुष्प अगर बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, तो वो अकेले अकेले ही लगते हैं। जैसे गुलाब लग रहा है या और भी हैं, बड़ा पुष्प होता है तो वो समूह में अकेले ही लगता है, क्योंकि वो दूर से दिखाई दे जाता है। पुष्प बनाने का उद्देश्य देखिए क्या है, पुष्प से पुष्प को इतना आकर्षक पौधा क्यों बनाता है, ताकि उसको परागण करने वाले कीट वगैरह आकर्षित हों। तो कीट को दिखना भी तो चाहिए। अगर पुष्प बड़े बन रहा है तो वो आराम से दिख रहा है, तो उसमें समूह बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ एकल अवस्था रहती है। लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तो वो एकल नहीं लगते, फिर वो समूह में लगते हैं। और जब समूह में लगेंगे तो वो पूरा समूह ही पुष्पक्रम है,
और वो समूह फिर दूर से अच्छे से नजर भी आता है, बड़ा आकर्षक भी लगता है। समझ गए? तो पुष्प क्रम बनने के पीछे की वजह यही है कि अगर पुष्प छोटे छोटे हैं तो समूह में लगेंगे ताकि वो परागकर्ता को दिखाई दे, और यही समूह पुष्पक्रम होता है। दो प्रकार का हो सकता है, असीमाक्षी, ससीमाक्षी। अब सबसे पहले अपन लेते हैं असीमाक्षी रेसिमोज पुष्पक्रम पर बात करते हैं। ठीक है, असीमाक्षी, देखिए नाम से देखिए, असीमाक्षी जिसकी कोई सीमा ना हो। दरअसल इसमें क्या है, बहुत आधारभूत अंतर समझिए। जो असीमाक्षी है उसमें जो पुष्प व्रंत है जिस पर कि पुष्प लग रहे हैं, उस व्रंत की वृद्धि लगातार होती है, वो लगातार बढ़ता है। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है रुकने की, और उस व्रंत पर फिर पुष्प लगते जाएंगे, वो भी सतत रूप से, कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो वो असीमाक्षी। लेकिन अगर उस व्रंत के शीर्ष पर एक पुष्प लग जाए तो व्रंत की वृद्धि रुक जाती है, तो वो सीमित हो गया, तो उसको ससीमाक्षी कहेंगे। ये आधारभूत अंतर ध्यान रखना। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है, देखिए इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अंश जिसको कि हम पिडंकल कह रहे हैं, ठीक है, हमेशा वृद्धि करता है और पुष्प पिडंकल के शीर्ष पर कभी नहीं लगते। क्योंकि ध्यान रखना, जिस भी शाखा या शीर्ष पर अगर पुष्प लग गया तो उसकी वृद्धि वहीं रुक जाती है। अब ये जो है ये लगातार वृद्धि करता है, इसमें पिडंकल जो है पुष्पावली व्रंत सतत वृद्धि करता है, क्योंकि इसके शीर्ष पर पुष्प नहीं लगता, साइडों में लगते हैं, पार्श्व रूप में, तो ये लगातार वृद्धि करता है और ये असीमाक्षी कहलाता है। ठीक है, पुष्प पिडंकल पर पार्श्वी उत्पन्न होते हैं जैसा कि मैंने कहा, और ये अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, अर्थात पुराने पुष्प नीचे और नए पुष्प ऊपर की ओर, अग्राभिसारी क्रम। अग्र मतलब नया, आगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पुष्पावली व्रंत है, ठीक है, अब यहाँ पुष्प लगा, फिर यहाँ लगा, फिर ये यहाँ लगा, फिर ये यहाँ लगा। आप देखिए इस तरह से ये पुष्प लगातार लगते जाएंगे। अब इसमें सबसे आगे जो है ये नया पुष्प होगा, तो नया पुष्प सबसे ऊपर आगे की तरफ, और आधार में जो है ये सबसे पुराना रहेगा। इसको हम कहते हैं अग्राभिसारी क्रम, अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, तो यहाँ पुष्प हमेशा अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं और लगातार ये असीमाक्षी मतलब ये हमेशा वृद्धि करता रहता है। अब असीमाक्षी पुष्प क्रम भी कई प्रकार के होते हैं। पुष्प की व्यवस्था के आधार पर असीमाक्षी पुष्प क्रम के भी अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहला टाइप आता है रेसीम यानी असीमाक्ष। ये है सबसे सरलतम प्रकार का असीमाक्षी पुष्पक्रम। रेसिमोज में सबसे सरलतम है रेसीम। रेसीम या असीमाक्ष जिसके अंदर पुष्पावली व्रंत लंबा, पुष्प सव्रंत और द्विलिंगी होते हैं। इसमें जैसे ये डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो ये असीमाक्षी, इसमें क्या पुष्पावली व्रंत है, ये इस तरह से पुष्पावली व्रंत लंबा रहता है, और इसमें जो पुष्प होते हैं सव्रंत का मतलब पुष्प की एक डंडी रहती है और उसके ऊपर इस तरह से पुष्प लगे होते हैं। जो सबसे स्टैंडर्ड टाइप का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसीम होता है, ये होता है इसमें। ठीक है, पुष्प में देखो क्या होता है, पुष्प जब आप देखते हैं तो पुष्प एक व्रंत पर लगता है। ठीक है, अब ये पुष्प व्रंत पर लग भी सकता है, न भी लगता है। तो अगर पुष्प का ये व्रंत जिसको पेडिसिल कहते हैं अपन, तो ये व्रंत वाले पुष्प होंगे, और पुष्प द्विलिंगी और सव्रंत होते हैं, सव्रंत और द्विलिंगी होते हैं, जिसे मूली के अंदर मिलता है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्रूसीफेरी कुल का अभिलाक्षणिक लक्षण है। पौधों के वर्गीकरण में आप देखिए कई प्रकार के फैमिलीज, कुल बनाए गए हैं। कई कुलों में उनके पुष्पक्रम बहुत विशिष्ट हैं। पूरी फैमिली के पौधों में एक ही प्रकार का पुष्पक्रम है। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली के जो सदस्य हैं, जो पौधे हैं, उनमें सब में रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। ठीक है, अच्छा ये एक तो साधारण रेसीम तो ये हो गया। अब कई बार क्या होता है कि शाखित और हो जाता है, संयुक्त रेसीम, संयुक्त यानी कंपाउंड रेसीम। जैसे ये जो था ये तो सरल है। अब इसका एक तरीका और क्या है, देखो एक होता है संयुक्त असीमाक्ष मतलब कंपाउंड रेसीम, जिसको कि पेनिकल भी कहते हैं। ये गुलमोहर और नीम में मिलता है, और ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ये वही है कंपाउंड रेसीम। इसमें क्या होता है, रेसीम के अंदर रेसीम। अब ये जितने भी मैं आपको रेसिमोज प्रकार बता रहा हूं, इनमें कई बार इनके संयुक्त यानी कि कंपाउंड स्वरूप भी होंगे। अब कंपाउंड कैसे हुए यूं समझो, देखो कंपाउंड कैसे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से मान लो, ऐसे कंपाउंड रेसिम कैसे होगा कि जैसे मान लो एक तो ये पुष्पावली, पहले तो एक व्रंत बनाते हैं अपन, तो ये एक व्रंत बना। ठीक है, अब इसमें क्या होता, फिर इसमें रेसीम के ही क्रम में और शाखाएं निकलेंगी ऐसे।
ठीक है। अब इनके ऊपर फिर लग रहे हैं पुष्प, जैसे एक रेसिम ये लगा, तो कई सारे रेसिम एक बड़े रेसिम के क्रम में लगे हुए हैं, ऐसे, ये ऐसे। तो अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये अपने आप में क्या हुआ, ये एक रेसिम है, इसी तरह से ये एक रेसिम है, ये है, और ये रेसिम खुद भी किस क्रम में लगे हुए हैं, रेसिम के क्रम में लगे। इसको रेसिम ऑफ रेसिम या इसको संयुक्त रेसिम भी कहते हैं। तो एक तो साधारण रेसिम हो सकता है सिंगल, और या फिर ये शाखित भी हो सकता है, और शाखा भी रेसिम के स्वरूप में ही होती है, ठीक है। तो कंपाउंड रेसिम का मतलब यही है कि जब कई सारे रेसिम क्रम में जुड़े हैं। जाके इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ये अमलतास का डायग्राम है, इसमें दिख रहा है कंपाउंड रेसिम, गुलमोहर, अमलतास, नीम, इन सब में मिलता है। तो रेसिमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस का सबसे सरलतम प्रकार है रेसिम, ठीक है। और ये साधारण रेसिम हो सकता है इस तरह का, या फिर ये रेसिम भी शाखित हो सकता है, जिसको हम कंपाउंड रेसिम कहेंगे, और इनके उदाहरण ध्यान रखने हैं अपने को। चलिए रेसिम के बाद आगे बढ़ते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का अगला प्रकार होता है स्पाइक। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है, पुष्पावली वृंत जो है लंबा होता है, किंतु पुष्प इसमें अवृंती और द्विलिंगी हैं। जो आपका रेसिम था, उस रेसिम के अंदर क्या था, पुष्प सवृंती और द्विलिंगी थे। इसमें क्या है, ये पुष्पावली वृंत हो गया। अब इस पे जो पुष्प लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं, अवृंती पुष्प, पर कोई वृंत नहीं है, कोई डंडी नहीं है, डायरेक्ट पुष्प लग रहे हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है इस प्रकार का, समझ गए। तो रेसिम से स्पाइक में अंतर क्या हुआ कि यहाँ पर पुष्प अवृंती आ गए, वहाँ पुष्प वृंत वाले थे, पुष्प द्विलिंगी हैं वो तो ठीक, लेकिन ये अवृंती हैं। अब आप देखो, ये तो हो गया एक साधारण स्पाइक। कभी कभी क्या होता है, ये भी संयुक्त होता है, जैसे रेसिम संयुक्त था कि रेसिम, कई सारे रेसिम एक रेसिम स्वरूप में लगे हुए हैं। यहाँ भी क्या होता है, कई बार स्पाइक भी कंपाउंड होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये जो मुख्य वृंत है, ये कई बार इस तरह से थोड़ा सा जिग जैग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक स्पाइक यहाँ लगता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने आप में एक पूरा ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस लगा, ये पूरा अपने आप में एक और स्पाइक है। तो कई सारे छोटे छोटे स्पाइक एक बड़े स्पाइक के रूप में जमे रहते हैं। ये मैंने जो गोले बनाए, ये पुष्प नहीं है, ये एक स्पाइक बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये एक रेसिम, ये दूसरा रेसिम, ये तीसरा रेसिम। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, एक स्पाइक, ये दूसरा स्पाइक, ये तीसरा स्पाइक, ठीक है। और ये स्पाइक जो लगे रहते हैं, ये थोड़े से रिड्यूस होकर के एक पुष्प के रूप में हो जाते हैं। पुष्पावली वृंत शाखित हो, प्रत्येक शाखा पर स्पाइक के समान पुष्पक्रम और प्रत्येक शाखा पर एक एक स्पाइक लग रहा है, ठीक है। पुष्प की छोटी शाखा को स्पाइक का स्पाइकलेट कहते हैं। अब ये जो एक छोटा सा स्पाइक है, वास्तव में अब इसको अपन क्या कहेंगे, स्पाइकलेट, क्योंकि ये छोटा स्पाइक है तो इसको अपन कहेंगे स्पाइकलेट, ठीक है। और इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसको कंपाउंड स्पाइक भी कह सकते हैं, कंपाउंड स्पाइक। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, जितने भी रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, वो साधारण भी मिल सकते हैं और संयुक्त कंपाउंड भी मिल सकते हैं। जैसे रेसिम है, कंपाउंड रेसिम है। कंपाउंड रेसिम को हम क्या कहते हैं, पेनिकल, ठीक है। ऐसे स्पाइक है तो एक साधारण स्पाइक भी हो सकता है और कंपाउंड स्पाइक भी हो सकता है, जिसमें कई छोटे छोटे स्पाइक एक बड़े स्पाइक के रूप में जमे हों। और ये छोटे स्पाइक को अपन क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट बोलते हैं, ठीक है। और ये बड़े स्पाइक के रूप में जमे तो स्पाइक को भी स्पाइकलेट कहा जाता है। ये एक बड़ा ही विकसित प्रकार का पुष्पक्रम माना जाता है और एक बड़ी विकसित फैमिली ग्रेमिनी कुल का अभिलक्षण लक्षण है, घास कुल कहते हैं। ग्रेमिनी फैमिली सारे पौधों में, मोनोकोट, डाइकोट, सब में ये सबसे विकसित पौधे माने जाते हैं, घास। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना ये सब आते हैं और इनका पुष्पक्रम होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। कई छोटे छोटे स्पाइक एक बड़े स्पाइक के रूप में जमे होते हैं। गेहूं की जो बाली होती है ना, कभी देखा, उसमें बीज लगे रहते हैं, पहले वहाँ पुष्प होता है और वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। चावल की भी बाली होती है, बाजरा है, ये सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो ग्रेमिनी कुल के सदस्यों में मिलता है ये कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। अब आपको समझ में आया रेसिम और स्पाइक में अंतर। रेसिम में पुष्प वृंत वाले हैं
और स्पाइक में पुष्प अवृंत बिना वृंत वाले हैं, बस यही अंतर है। ठीक है, रेसिम भी कंपाउंड हो सकता है और स्पाइक भी कंपाउंड हो सकता है। स्पाइक जब कंपाउंड होता है तो प्रत्येक स्पाइक बहुत छोटा हो जाता है, उसको स्पाइकलेट कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए समूह को स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रकार लेते हैं मंजरी कैटकिन। कैटकिन में थोड़ा सा अंतर है, इसके अंदर जो पुष्पावली वृंत लंबा, पतला और दुर्बल होता है। इसमें जो पुष्पावली वृंत है ये इस तरह से यूं लटका हुआ सा होता है, लंबा, पतला सा, दुबला सा, ऐसे लटकता हुआ होता है, और इस पर कई अवृंती एक लिंगी पुष्प लगे हैं। अब आप देखो, स्पाइक में क्या था? अवृंती लेकिन द्विलिंगी। अब इसके अंदर इस तरह से ये एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, एक इधर, ये मैं दूर दूर बना रहा हूँ, ये बहुत पास पास होते हैं, ऐसे ऐसे है ये यूं लटका हुआ है। ठीक है, और ये आधार से लगा हुआ, ये यूं लटका हुआ रहता है, ये इसमें पुष्प अवृंती और एक लिंगी हैं। स्पाइक में अवृंती लेकिन द्विलिंगी हैं, अंतर समझिएगा। और ये बिल्कुल लटका हुआ दुर्बल सा रहता है, छोटे छोटे बहुत पास पास पुष्प होते हैं। पुष्पावली वृंत पेंडुलस होता है, मतलब पेंडुलम के समान लटकता हुआ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शहतूत, मेलबेरी। और ये पूरा का पूरा ही पुष्पक्रम बाद में फल में बदल जाता है, सारे पुष्प मिल करके। तो मेलबेरी, शहतूत का जो फल बाजार में आता है वो दरअसल पूरा पुष्पक्रम होता है, जो हर पुष्प के फल आपस में चिपक जाते हैं तो पूरा पुष्पक्रम दिखता है अपने को। ठीक है, शहतूत के अंदर। तो शहतूत में कैटकिन, तो रेसिम, फिर स्पाइक और कैटकिन। रेसिम में पुष्प वृंत युक्त द्विलिंगी, स्पाइक में अवृंती द्विलिंगी, कैटकिन में अवृंती एक लिंगी। आई बात समझ में? इनमें थोड़ा थोड़ा सा ये अंतर है, और कैटकिन बहुत सॉफ्ट और छोटे छोटे पुष्प वाला होता है। फिर उसके बाद में अगला एक और स्पेडिक्स। स्पेडिक्स जो है बहुत बड़ा पुष्पक्रम होता है, इसमें पुष्पावली वृंत काफी लंबा, मोटा और मांसल हो जाता है। इसमें पुष्पावली वृंत जो है वो इस तरह से बड़ा ही मांसल पुष्पक्रम रहता है, ये वृंत जो है, और ये ऊपर भी आकर के इस तरह से यूं हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर पुष्प लगते हैं, इसके ऊपर जो पुष्प लगते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे अवृंती पुष्प, और वो भी एक लिंगी, जैसे मंजरी में होते हैं, कैटकिन में वैसा का वैसा ही इधर पुष्प लगते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे। और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी हरे रंग की सुरक्षात्मक पत्तियां होती हैं। इस प्रकार से ये पूरा पुष्पक्रम बड़ी बड़ी पत्तियों से घिरा रहता है, ऐसे, है ना। इन पत्तियों को कहते हैं स्पेथ। इसको क्या बोलेंगे? स्पेथ। ऐसी। तो यहां पर यह मोटा मासल होता है, इस पर छोटे छोटे अवृंती एक लिंगी नर या मादा पुष्प लगे रहते हैं। या तो नर ही लगे रहेंगे या मादा ही लगे रहते हैं, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक या एक से अधिक बड़े हरे रंगीन सहपत्रों से ढके रहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं ये सहपत्र हैं, इन्हें स्पेथ कहते हैं अपन। इनको क्या बोलेंगे? स्पेथ। ये सहपत्र होते हैं जो पुष्पक्रम के चारों ओर अतिरिक्त पत्तों जैसी संरचनाएं हैं, जो हरे रंग के भी हो सकते हैं और दूसरे रंगों के भी, लेकिन यहाँ स्पेडिक्स में तो हरे रंग के होते हैं। इसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ। मक्का भुट्टा देखा हो अगर आपने, भुट्टे में आप देखोगे भुट्टा जो आता है तो हरे हरे छिलकों से ढका रहता है। ये छिलके जो हैं ये इसके पुष्पक्रम के कवर थे, ये स्पेथ होते हैं। फिर जब हम छिलका उतारते हैं तो अंदर आपको एक मोटे से डंडे पर बहुत सारे मक्का के दाने लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जहाँ ये मक्का के दाने हैं वहाँ पर पहले मादा पुष्प थे, और यही मादा पुष्प भी बीज में बदल गए, फल में बदल गए। ठीक है, और जो मोटा सा अंदर का डंडा होता है वो मासल, ये पुष्पावली वृंत होता है। भुट्टा जो है वो स्पेडिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मक्के में मिलता है स्पेडिक्स, खजूर में, नारियल में, खजूर में, इनमें भी स्पेडिक्स होता है, मक्के में भी होता है स्पेडिक्स पुष्पक्रम होता है। तो स्पेडिक्स पुष्पक्रम में अवृंती एक लिंगी नर या मादा पुष्प होते हैं। नर वाला अलग होगा, मादा वाला अलग होगा, और ये बड़ी बड़ी सुरक्षात्मक सहपत्रों से, हरे रंग के पत्तों से ढका रहता है। ठीक है, इसको स्पेडिक्स बोलते हैं। नाउ स्पेडिक्स के बाद आगे आते हैं समशिख। समशिख ऐसे कौरंब कहते हैं। समशिख मतलब आप नाम देखिएगा इसका। इसमें क्या होता है, सारे पुष्प की जो पुष्प वृंत है उनकी लंबाई अलग अलग होती है, और ये लंबाई इस तरह से होती है कि सभी पुष्प एक ही स्तर पर आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए
ये एक पुष्पावली व्रंत है। ठीक है, अब इसमें जब पुष्प लगेंगे तो जो सबसे नीचे का पुष्प होगा उसका व्रंत सबसे लंबा और वो यहाँ आके पुष्प लग गया। दूसरा पुष्प इधर से लगेगा, बिल्कुल वही रेसिम स्टाइल में लग रहे हैं लेकिन व्रंत लंबे हैं। अब ये तीसरे का यहाँ जैसे जैसे हम जा रहे हैं इनके व्रंत छोटे होते जा रहे हैं और ये इस तरह से हो रहे हैं कि सभी पुष्प आपको एक ही लंबाई में लगे हुए दिखेंगे। अब देखो ये सब के सब एक ही तल में आ गए, ये ऐसे सारे पुष्प अपने को यूँ सामने दिखेंगे और इनके जो ये पुष्प के जो व्रंत हैं ये अलग अलग लंबाई के होते हैं। पुष्पावली व्रंत छोटा होता है तो सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं क्योंकि नीचे वाले पुष्पों के पुष्प व्रंत लंबे होते हैं और ऊपर वालों के छोटे होते हैं। ये इस तरह से होगा। ठीक है, और ये जो पुष्पक्रम होता है ये समशिक कहलाता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है चांदनी के जो पुष्प होते हैं, कैंडी टफ्ट कहते हैं, वनस्पतिक नाम आइब्रिज अमारा। चांदनी के जो पुष्प होते हैं उनमें समशिक मिलता है। अच्छा, ये समशिक कई बार शाखित भी हो जाता है। ठीक है, शाखित समशिक जो होता है कंपाउंड कोरम कहते हैं और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी जो आप खाते हैं ये ध्यान रखना, फूल गोभी पुष्पक्रम है। उसको फूल भले बोल रहे हैं लेकिन वो पुष्प नहीं है, पुष्पक्रम है। और वो जो सफ़ेद सफ़ेद जो पूरी फूल गोभी है उसमें ये पुष्प चिपके हुए हैं। ठीक है, और उसमें कई सारे ऐसे कोरम्ब हैं, तो बहुत सारे कोरम्ब का एक समूह, ये पूरा क्या कहलाता है, समशिक, संयुक्त समशिक। इसको हम कहते हैं कंपाउंड कोरम और ये गोभी में, फूल गोभी में मिलता है। तो फूल गोभी ध्यान रखना एक प्रकार का पुष्पक्रम है और कौन सा है वो कंपाउंड कोरम। ये तो एक कोरम, मैंने जो डायग्राम बताया वो एक कोरम है। ऐसे कई कोरम्ब जब समूह में होते हैं तो वो एक संयुक्त कोरम्ब जो बनता है उसका ही उदाहरण है गोभी, कलीफ्लावर। ठीक है, तो समशिक्ष प्रकार का ये एक और रेसिमोस प्रकार। उसके बाद आते हैं छत्रक यानी कि अंबल पर। ठीक है, छत्र जैसा अंबल, अम्ब्रेला की तरह नाम दिया गया अंबल। इसमें पुष्पावली व्रंत छोटा होता है और शीर्ष भाग पर सव्रंती पुष्पों का समूह पाया जाता है। ठीक है, सभी पुष्प व्रंत समान लंबाई के होते हैं। अब देखो समशिक के अंदर तो क्या था कि पुष्पावली व्रंत, पुष्प के जो व्रंत थे वो अलग अलग लंबाई के थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जैसे देखिए ये तो पुष्पावली व्रंत हो गया। अब इस पे जब पुष्प लगेंगे तो पुष्प जो है ऐसे लगेंगे, ये एक, ये दो, ऐसे लगेंगे, बिल्कुल ये छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह लगेंगे यूं ऐसे। तो पूरा एक छत्रक बनता है इसमें। ठीक है, सभी पुष्प यहाँ समान लंबाई के हैं। समशिक में क्या हो रहा था, अलग अलग लंबाई के और सभी एक ही तल में आ जाते हैं। या सभी पुष्पावली व्रंत के शीर्ष से निकलते हुए दिख रहे हैं और सभी जो है एक छत्र के रूप में रहते हैं। और इनके नीचे जो है हमें यहाँ पर सहपत्रों का एक ऐसा पत्तियों का एक समूह मिल सकता है जिससे ये बड़े ही आकर्षक लगते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का, एक ही स्थान से निकलते, प्रत्येक पुष्प सहपत्र के कक्ष से निकलता है, नीचे एक सहपत्र चक्र मिलता है, इसको कहते हैं इनवोल्यूकर या सहपत्र चक्र मिलता है, हरे रंग का होता है आमतौर पर ये। इसका हमें उदाहरण मिलता है सेंटेला। ठीक है, और ओनियन, प्याज का जो पुष्पक्रम है वो भी इसी तरह का है, सेंटेला का भी इसी तरह का है। अब आप देखिए जब कई सारे पुष्पक्रम, कई सारे छत्रक एक बड़े छत्रक के रूप में होंगे, ठीक है, तो वो संयुक्त छत्रक हो जाएगा। अब संयुक्त छत्रक में क्या रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया पुष्पावली व्रंत। अब इसके अंदर पहले ऐसे शाखाएं बनेंगी, अब इसके ऊपर फिर छोटे छोटे कई सारे छत्रक लगेंगे। अब इसके ऊपर फिर ये एक छत्रक ऐसा, अब देखिए कई सारे छोटे छोटे अंबल मिल करके फिर एक बड़े अंबल के रूप में इस इकट्ठे दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं संयुक्त अंबल, कंपाउंड अंबल। समझ में आ रही बात। तो कंपाउंड अंबल ये मिलता है धनिये में, सौंफ में, जीरे में, और इस पूरी फैमिली को अम्बेलिफेरी कहते हैं। जिन पौधों में अंबल पुष्पक्रम छत्रक होता है, चाहे साधारण छत्रक हो या संयुक्त छत्रक हो, ये सभी एक ही फैमिली के सदस्य हैं और इनको अम्बेलिफेरी कहते हैं। अम्बेलिफेरी पूरी कुल का नाम ही इसके पुष्पक्रम के नाम पे रखा है, अम्बेलिफेरी। ठीक है, धनिये में आप देखना, धनिया जो है, अब ठीक है अपन धनिया की पत्तियां खाते हैं, पर जब धनिया लगता है ना, साबुत धनिया,
तो उसमें देखना धनिये के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे अंबल दिखेंगे और वहाँ संयुक्त अंबल होता है, जीरे में भी होता है, सौंफ में भी होता है। ये सभी एक ही कुल के सदस्य हैं और इसको अम्बेलिफेरी कहते हैं। तो ये अंबल पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है ये ध्यान रखना है अपने को। सरल अंबल भी है और संयुक्त अंबल भी मिलता है। अंबल के बाद आते हैं अगला एक और प्रकार, रेसिमोस प्रकार के। अब तक हम 6 इन्फ्लोरेसेंस पढ़ चुके हैं, ये 7वां और अंतिम है। मुंडक या कैपिटुलम रेसिमोस हेड कहते हैं, इसको हेड भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुष्पावली वृंत की लंबाई बढ़ना रुक जाती है और ये चौड़ा, चपटा, अवतल या उत्तल हो जाता है। ठीक है, और इस पर कई छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं जिसको फ्लोरेट कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पुष्पावली वृंत जो है ये थोड़ा सा इस तरह का एक चपटा प्याले नुमा संरचना में इस तरह से रहता है। इसको सही करते हैं थोड़ा सा और। ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पुष्प लगेंगे। जो वृंत था ना पुष्पावली वृंत, वो ऐसा प्याले जैसा हो गया, उत्तल या उत्तल। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे ऐसे पुष्प लग रहे हैं, बहुत ही पास पास ये छोटे छोटे पुष्प। ये पुष्प इतने छोटे होते हैं कि इनको पुष्पक कहा जाता है, फ्लोरेट कहा जाता है। छोटे छोटे पुष्प होते हैं, ये सामने से दिखेंगे तो बिल्कुल जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है ना वैसा दिखेगा। आपको मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप देखना चाह रहे हैं इसका, तो वो रहता है, इसका जो उदाहरण है वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी जो फूल हम कहते हैं, सूरजमुखी फूल नहीं है पुष्पक्रम है, और वो ये मुंडक है, कैपिटुलम है, और इसमें इस तरह के यहाँ सपत्र लगे हुए रहते हैं। ये तो अपन के अनुप्रस्थ काट में देख रहे हैं। ठीक है, तो सूरजमुखी में जो वो पीले रंग की पत्तियां हैं वो सपत्र हैं, वहाँ सपत्र पीले रंग के हैं। तो पीले रंग दिखता है ना पत्तियों का, उसके जो दल, हमें लगता है ये पुष्प के जो दल हैं वो एक्चुअल में उसके सपत्र हैं। और सनफ्लावर में, सूरजमुखी में अंदर की तरफ जो छोटे छोटे काले काले दिख रहे हैं वो सब पुष्प होते हैं, पूरा पुष्पक्रम होता है। और इनको छोटे छोटे पुष्पों को हम पुष्पक कहते हैं। इस तरह का ये रहेगा कैपिटुलम। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो सारे पुष्प एक जैसे होते हैं तो इसे हम समपुष्पी मुंडक कहते हैं, होमोगेमस। सारे पुष्प एक जैसे होते हैं, छोटे छोटे पुष्प और सभी एक जैसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनमें भी 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। यदि मुंडक में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं तो इसे विषम पुष्पी कहेंगे, हेट्रोगेमस। इसमें क्या होता है, केंद्र में पाए जाने वाले पुष्पों को बिंब पुष्पक, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। परिधि पर पाए जाने वाले पुष्पों को रे फ्लोरेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो मुंडक के अंदर देखिए 2 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जो पुष्पावली वृंत है वो चपटा होकर प्याले जैसा हो जाता है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे पुष्प लगते हैं और इनके चारों तरफ सहपत्र का एक आवरण होता है जो अलग अलग रंगों का हो सकता है, जैसे सूरजमुखी में पीले रंग का होता है। ठीक है, अंदर जो पुष्प हैं सभी एक ही प्रकार के होंगे तो समपुष्पी होमोगेमस हो जाएगा। 2 प्रकार के होंगे तो विषम पुष्पी। जब 2 प्रकार के होते हैं तो उसमें अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट मिलते हैं, बिंब पुष्पक, और बाहर की तरफ रश्मि पुष्पक, रे फ्लोरेट मिलते हैं। ठीक है, और इस तरह से 2 प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। आपको इसका सूरजमुखी तो दिख ही रहा है, आपने गेंदे का फूल देखा हो, गेंदे के फूल में भी यही है। गेंदे का फूल भी एक छोटा सा मुंडक होता है, हम उसको फूल कहते हैं लेकिन वो फूल नहीं है, वो पुष्पक्रम है। तो गेंदा, सूरजमुखी, ये सब जो है ये पुष्पक्रम है। जैसे मैंने कहा गोभी पुष्पक्रम है, हमें वो फूल लगता है, फूल गोभी कहते हैं, लेकिन वो पुष्पक्रम होता है। यहाँ भी इसी तरह का है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पुष्प होते हैं, इसके अंदर जो पुष्प, इस पुष्प प्रकार का पुष्पक्रम में द्विलिंगी, एकलिंगी या बंदे पुष्प। अब जो ये छोटे छोटे पुष्प होते हैं, पुष्पक जिसको हम कह रहे हैं, ये द्विलिंगी पुष्प हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं, और कई बार तो स्टेराइल भी होते हैं। तो अलग अलग उसमें अलग अलग रहते हैं। और इसमें एक या एक से अधिक सपत्र चक्र, जिसको हम इनवोल्यूकर कहते हैं, बहुत सारे सपत्रों का एक चक्र, एक चक्र भी हो सकता है, एक से अधिक चक्र भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सनफ्लावर होता है, गेंदा है, गेंदे के अंदर हरे रंग का चक्र है, हरे रंग का वो प्याले जैसा रहता है, उसके अंदर ये फूल लगे हुए दिखते हैं। जबकि सनफ्लावर के अंदर पीले रंग का सपत्र है, तो सपत्र चक्र जरूर होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पुष्प लगे हुए रहेंगे। ये जो कैपिटुलम मुंडक है ये सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम माना जाता है, द्विबीज पत्रियों में सबसे विकसित प्रकार। ठीक है, और द्विबीज पत्रियों की जो सबसे विकसित फैमिली है वो है एस्टरेसी। इसको कंपोजिटी भी कहते हैं, एस्टरेसी भी कहते हैं, नया नाम तो इसका है एस्टरेसी।
पुराना इसका नाम है कंपोजिटी, और ये एस्टरेसी या कंपोजिटी इस पुष्पक्रम की वजह से ही कहा है। एस्टर, एस्टर मतलब सितारे जैसे, इसमें सूर्यमुखी आ जाते हैं, जीनिया, कॉस्मोस, मेरीगोल्ड, वही गेंदा वगैरह ये सब आते हैं। और ये एस्टरेसी कुल कंपोजिटी कुल का अभिलाक्षणिक लक्षण है। ठीक है, तो क्रूसीफेरी फुल में, क्रूसीफेरी कुल में रेसीम मिले, तो अम्बेलिफेरी में अंबल मिले। ठीक है, इसी तरह से एस्टरेसी के अंदर क्या मिले, मुंडक मिले हैं। कंपोजिटी फैमिली में ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस मिला है। तो ये कुल मिलाकर के 7 प्रकार के क्या हो गए, रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। इन सब का एक संयुक्त डायग्राम भी हम देख सकते हैं। देखिए ये है रेसीम प्रकार, जिसमें देखो वृंत वाले पुष्प लग रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, और ये कंपाउंड रेसीम है कि ये एक रेसीम, ये दूसरा रेसीम, ये तीसरा, ये चौथा, ये कंपाउंड रेसीम। फिर आ गया स्पाइक, स्पाइक में पुष्पक्रम अवृंती हैं देखो। फिर आ गया कैटकिन, कैटकिन में देखो ये लटकता हुआ सा दिख रहा है, अवृंती और एक लिंगी पुष्प। फिर ये स्पेडिक्स है, स्पेडिक्स में देखो ये अंदर एक मांसल पुष्प वृंत, और फिर ये पुष्प, और ये बाहर ये बड़ी बड़ी हरी पत्तियों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा स्पेडिक पुष्पक्रम। ठीक है, कोरम्ब दिख रहा है आपको, ये सब के सब अलग अलग लंबाई वाले वृंत वाले और सभी एक ही तल में आगे पुष्प, ये कोरम्ब हो गया। फिर ये अंबल दिख रहा है, ये अंबल है छत्रक की तरह बना हुआ ये पूरा अंबल। ठीक है, और ये देखो कई सारे अंबल, कंपाउंड अंबल मिल गया ये। और ये कैपिटुलम, ये देखिए इस तरह का उत्तल या अवतल, और उस पर छोटे छोटे पुष्प, और इसमें इस तरह के यहाँ पर इनवोल्यूकर ब्रैक्ट होते हैं, सहपत्र होते हैं, ये कैपिटुलम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 7 प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रम ध्यान रखने हैं। रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरम्ब, अंबल और कैपिटुलम या हेड कहते हैं। ठीक है, इनमें सबके इनके कंपाउंड भी हो सकते हैं। रेसीम का कंपाउंड रेसीम होता है तो पेनिकल कहते हैं उसको। ऐसे स्पाइक का कंपाउंड स्पाइक या उसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। कैटकिन का आमतौर पर कंपाउंड भाग नहीं मिलता। स्पेडिक्स में भी कंपाउंड स्पेडिक्स मिलता है जो नारियल वगैरह में मिलता है। ठीक है, कोरम्ब है और कंपाउंड कोरम्ब भी होता है। ऐसे ही अंबल है और कंपाउंड अंबल भी होता है। कैपिटुलम है और कंपाउंड कैपिटुलम भी मिल जाता है। कंपाउंड में कुछ नहीं है, वो शाखित हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, किस किस पुष्पक्रम की क्या खास बात है और उसमें पुष्प कैसे कैसे लगे हुए हैं, ये आधारभूत बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5-7 तरह के हैं, आराम से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जो दूसरा प्रकार है। असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी में क्या था, पुष्पवृंत जो था, पुष्पक्रम का जो वृंत पिडंकल, उसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ सीमित है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पिडंकल सीमित वृद्धि करता है, इसलिए इसको ससीमाक्षी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पिडंकल निकलता है उसके टिप पर एक पुष्प लग जाता है। मैंने क्या कहा था, अगर पिडंकल के शीर्ष पर पुष्प लग गया तो अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। वहां क्या हो रहा था, वहां शीर्ष पर पुष्प नहीं लग रहा था, साइडों में लग रहे थे, तो वो चलता जा रहा था। यहां पर क्या होता है, पिडंकल एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। पिडंकल जो डंडी है वो जाकर एक पुष्प लग गया। ठीक है, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अब उसके नीचे से शाखाएं निकलेंगी, अब इसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद पिडंकल से एक शाखा उत्पन्न होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी शाखा हो सकती है, और ये शाखा भी पुष्प में समाप्त हो जाती है। तो जैसे पुष्प, एक वृंत है पिडंकल, उसके ऊपर पुष्प लगा, इसकी वृद्धि रुक गई। फिर इसके नीचे से शाखा निकली, फिर उस पर भी पुष्प लग गया, उसकी भी वृद्धि रुक गई। फिर उसके नीचे से शाखा निकली, और यही लगातार चलता रहेगा। ठीक है, यही नीचे लगातार चलता रहेगा। जैसे मैं आपको बनाने की कोशिश करूं तो जैसे देखिए, ये एक शाखा, यहाँ पुष्प लग गया, अब ये रुक गई। फिर अब ये यहाँ से ये शाखा निकल गई, अब इसके अंदर भी पुष्प लग गया, ये भी रुक गई। फिर इसके अंदर फिर यहाँ से ये ऐसे शाखा निकली और इन पे भी पुष्प लग गया, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म इस प्रकार का जो है, इससे पूरा एक जो ये प्रक्रम लगातार चलेगा, और ये जो समूह बनेगा पुष्प का, इसे हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो पुष्प हैं वो तलाभिसारी बेसिपिटल क्रम में लगे हैं, जबकि रेसिमोज में अग्राभिसारी। अग्राभिसारी का मतलब नया पुष्प आगे, तलाभिसारी का मतलब नया पुष्प तल में। अब यहां देखो क्या हुआ, सबसे पहला पुष्प कौन सा बना था, ये था ना पहले नंबर का, फिर ये दूसरे नंबर वाले, फिर ये तीसरे नंबर वाले, तो तीसरे नंबर वाले देखो ये रहे। तो अब देखो जो सबसे नया पुष्प वो कौन सा, तीसरे नंबर वाला, और वो कहां है, तल में, यहां बिल्कुल नीचे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो नए पुष्प हैं वो आधार की तरफ तल में लगे हुए, तलाभिसारी क्रम। अग्राभिसारी नया आगे लगता है, तलाभिसारी नया तल में पीछे। अब ये देखो ये रहे नए, ये दोनों,
ये यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो ये तलाभिसारी क्रम में होते हैं। अब ससीमाक्षी में इतनी वैरायटी नहीं है। ससीमाक्षी में पुष्प लगने के बाद जो शाखा निकल रही है, जैसे मैंने यहाँ 2 शाखा निकाली, एक भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 2 से ज्यादा भी निकल सकती है। तो कितनी शाखाएं निकल रही उसके आधार पर इसके प्रकार होंगे। पुष्प उगने के बाद पिडंकल से निकलने वाली शाखाओं की संख्या के आधार पर ससीमाक्षी 3 प्रकार का होगा। एक शाखी ससीमाक्षी, द्विशाखी और बहुशाखी। इसको हम यूनिपेरस या मोनोचेजियल साइम कहेंगे अंग्रेजी में। द्विशाखी को डाइचेजियल बाइपेरस और इसको मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल कहते हैं। कई सारी शाखाएं उसे। शाखा कितनी निकल रही उससे, पिडंकल पर तो एक पुष्प लग के रुक गया, अब नीचे से शाखा कितनी निकलेगी, 1, 2 या 2 से भी ज्यादा। इस तरह से इसके 3 प्रकार हो गए। सबसे पहले एक शाखी ससीमाक्षी, यूनिपेरस साइम, मोनोचेजियल साइम। इसमें क्या होता है, पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त हो गया और नीचे की ओर से एक पार्श्व शाखा निकलती है और ये भी पुष्प में जाके समाप्त हो जाती है और यही क्रम बार बार चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए ये एक शाखा, ये पुष्पावली वृंत में पुष्प लग गया, ठीक है। उसके बाद में ये एक शाखा निकली, इस पे भी पुष्प लग गया। फिर क्या होगा, फिर इससे एक शाखा निकली, इससे भी एक पुष्प लग गया। फिर ये इस तरह से ये लगातार चलता जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे देखिए ये एक पुष्प लगा, ठीक है, फिर यहाँ शाखा निकली, इस पे पुष्प लगा। अब देखो यह इस बार इधर लगी, अब इस बार ये इधर शाखा निकले, यहाँ पुष्प लगे। फिर यहाँ एकांतर क्रम में एक बार इधर शाखा, एक बार इधर शाखा, ऐसे भी लग सकता है। समझ में आई बात। दोनों में देखो पुष्प लगने के बाद एक बार में एक ही शाखा निकल रही है। लेकिन अगर ये शाखा एक ही दिशा में निकल रही है तो ये इस तरह से बनेगा, और ये विपरीत दिशा में निकल रही है तो ये जिगजैग पैटर्न में बनेगा। और यही मैंने 2 प्रकार लिख रखे हैं, हेलिकोइड साइम, ठीक है। पुष्पावली वृंत पर जब सभी पार्श्व शाखाएं एक ही तरफ होती हैं तो इससे कुंडलिनी ससीमाक्ष, ये हेलिकोइड हो गया। कुंडलिनी, ये कुंडलित हो गया ना, देखो ये मुड़ रहा है, एक ही दिशा में निकल रही शाखा है। और स्कॉर्पियोइड साइम, स्कॉर्पियो बिच्छू को कहते हैं, ठीक है। पुष्पावली वृंत पर जब एक पार्श्व शाखा एक तरफ और दूसरी पार्श्व शाखा विपरीत दिशा में निकले, देखो एक इधर तो दूसरी इधर, फिर इधर फिर इधर, ये जो निकल रही है ये स्कॉर्पियोइड है, स्कॉर्पियोइड, ठीक है। इसे हम वृश्चिकी ससीमाक्ष कहते हैं, जैसे बिग्नोनिया और सोलेनम में है, हेलिकोइड, हेलियोटोरम और सौरसेमा है। दोनों के उदाहरण ध्यान रखने एक एक। इसमें हेलियोप्ट्रोपियम इसका उदाहरण और बिग्नोनिया सोलेनम स्कॉर्पियोइड का उदाहरण, ये दोनों ध्यान रखना है। मतलब एक शाखी ससीमाक्ष जिसमें एक बार में एक ही शाखा निकले। अब ये शाखा एक ही दिशा में निकलेगी तो ये पूरा घूम जाता है, कुंडलित हो जाता है, तो उसे कुंडलिनी या हेलिकोइड साइम कहेंगे। और अगर ये विपरीत दिशा में निकलेगी तो स्कॉर्पियन की तरह, वृश्चिक की तरह चलेगा तो वृश्चिकी ससीमाक्ष कहेंगे। 2 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं द्विशाखी ससीमाक्ष। अब द्विशाखी ससीमाक्ष, ये डायग्राम तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डाइचेजियल साइम। इसमें पुष्प में समाप्त हो गया, उसके बाद तल से 2 पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और ये भी पुष्प में समाप्त हो जाती हैं। और यही काम बार बार चलता है। ये बोगनवेलिया में, जैस्मिन में होता है। जैसे देखो अब ये एक शाखा थी, यहाँ एक पुष्प लग गया, ये इसके बाद देखो 2 शाखाएं निकली ऐसे, फिर इन पर भी ये पुष्प लग गया, ये यहाँ पर, फिर इससे फिर ये 2 शाखाएं, फिर इसके भी पुष्प निकल रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो हर बार 2-2 शाखाएं, पुष्प लगने के बाद दोनों तरफ शाखाएं निकलेगी, दोनों पर पुष्प, फिर 2 शाखा, फिर दोनों पर पुष्प, और यही चलता रहेगा। तो ये द्विशाखी ससीमाक्ष बनेगा, डाइचेजियल साइन। अब अगर 2 से भी ज्यादा शाखा है तो फिर ये क्या बनेगा, बहुशाखी। बहुशाखी मल्टीपेरस पुष्प वृंत में इसमें तल से अनेक शाखाएं निकलती जो पुष्प में समाप्त होती हैं। जैसे इसमें ये एक पुष्प हो गया, अब यहाँ से मान लो ये बहुत सारी शाखाएं निकल आई, ये ऐसे, फिर इसमें से भी ये वापस कई सारी शाखाएं, तो एक पूरा समूह बन जाता है और यही पुष्पक्रम जो है पॉलीचेजियल बहुशाखी ससीमाक्ष कहलाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। कैलोट्रोपिस, मदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं इसे। आंकड़े के अंदर ये मिलता है, नीरियम कनेर होता है, इनमें भी मिलता है, आंकड़े में, कनेर में, इनमें, इस प्रकार का बहुशाखी ससीमाक्ष। तो देखिए पूरा पुष्पक्रम के 2 भाग हुए, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज जहां पर पुष्प वृंत पर पुष्प
सीधे सीधे शीर्ष पर न लग के साइडों में लगता है, इसलिए उसकी वृद्धि चलती है असीमाक्ष। अब इसमें 7 प्रकार बताए मैंने, रेसीम, ठीक है, उसके बाद उसमें स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरम्ब, अंबल और हेड या कैपिटुलम, ये 7 प्रकार हैं। फिर ससीमाक्ष, जिसमें पुष्पावली वृंत पर शीर्ष पे पुष्प लगने से उसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर उसके नीचे से शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, वो साइमोज होता है। एक शाखा निकलेगी तो ये एक शाखी यूनिपेरस हो जाएगा, जो हेलिकोइड स्कॉर्पियोइड दोनों हैं। 2 शाखा बहुशाखी और 2 से ज़्यादा शाखा, 2 शाखा तो द्विशाखी और 2 से ज़्यादा शाखा है तो बहुशाखी। ये मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस के दोनों प्रकार बताए, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, इसको चार्ट बनाकर किसमें कैसा डायग्राम होता है ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और इनके एक एक 2 उदाहरण ध्यान रखने। कुछ फैमिलीज की खास बातें, क्रूसीफेरी में कौन सा, अम्बेलीफेरी में कौन सा, एस्टेरेसी में कौन सा, घास की फैमिली ग्रेसी, तो ये फैमिली के नाम जो बताएं वो और ध्यान रखने। मैंने आपको ये बताया क्रूसीफेरी के अंदर रेसीम, ठीक है, घास फैमिली, ग्रेमिनी के अंदर स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, अम्बेलीफेरी में अंबल और कैपिटुलम किसमें, कंपोजिटी या एस्टेरेसी में। 4 तो बताए हैं, तो एटलीस्ट ये ध्यान रखने। अब आप देखिए इनके अलावा, इन दोनों प्रकार के अलावा मैं 3 पुष्पक्रम आपको बता रहा हूं जो बहुत ही विशिष्ट हैं और थोड़ा अलग ही प्रकार के हैं। वो रेसिमोस साइमोस का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, तो हम कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम और लेंगे। ये देखिए डायग्राम है, ससेमाक्षी पुष्पक्रम, ये स्कॉर्पियोइड दिख रहा है, ये इस तरह से विपरीत दिशा में चल रहा है, ये एक ही दिशा में चल रहा है तो ये हेलिकोइड हो गया, ये इस तरह से ये एक ही दिशा में चल रहा है, और ये इस तरह से विपरीत दिशा में चल रहा है। और यहाँ देखो ये द्विशाखी, 2 शाखाएं निकल रही और ये 2 से ज़्यादा शाखाएं निकल रही। ये सारे के सारे ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम दिख रहे हैं आपको डायग्राम में। अब आते हैं हम विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम में। विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम मैंने कहा 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे साइथियम पुष्पक्रम, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये पुष्पक्रम बहुत ही छोटा होता है, बल्कि आप इस पुष्पक्रम को जब देखोगे तो ये पूरा पुष्पक्रम खुद एक पुष्प के रूप में नजर आएगा, लेकिन वास्तव में ये पुष्पक्रम होता है। इसकी उत्पत्ति उसी तरह से। इसमें क्या होता है, पुष्पक्रम में सपत्र संयुक्त होकर एक प्याले नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है, प्याले नुमा संरचना बनती है। और जैसे अगर मैं इसको बाहर से दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरह का एक हरे रंग का ये प्याले नुमा संरचना बनती है। ये ऐसे, इस पुष्पक्रम को अगर अपन बाहर से देखेंगे ना तो ये इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर कई बार इसमें ग्रंथि रहती है ऐसी, इस पे लगी। और इसके अंदर अब क्या होता है कि नर और मादा पुष्पक्रम है, इस तरह से बाहर की ओर निकला हुआ एक बड़ा सा मादा पुष्पक्रम होता है, ठीक है। और इसमें कुछ नर पुष्पक्रम भी हैं, सॉरी मादा पुष्प, और ये नर पुष्प ये इस तरह से निकले हुए दिखेंगे। ये तो बाहरी संरचना है, ठीक है। अगर मैं इसके अनुप्रस्थ काट बनाऊं, इसको खड़ा काटा जाए तो काटने पर ये जो है, आप चाहो तो भले ये नीचे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ भी देख सकते हो, ये इसकी काट दिखेगी आपको, ठीक है, इस तरह का बनेगा। तो इसमें क्या, इस प्याले नुमा संरचना के तल में केंद्रीय भाग में केवल एक मादा पुष्प होता है। ये जो है ये एक मादा पुष्प है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा रिड्यूस होता है, इतना अपहासित हो जाता है कि केवल एक स्त्री केसर के रूप में दिखता है। मादा पुष्प इतना छोटा और रिड्यूस हो जाता है कि केवल एक स्त्री केसर के रूप में दिखेगा। और इसके चारों ओर नर पुष्प होते हैं, छोटे छोटे कई सारे, और ये भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं और केवल एक पुंकेसर के रूप में दिखते हैं। मैंने कहा ना, ये पूरा पुष्पक्रम स्वयं एक पुष्प की तरह दिखता है। इसके अंदर बीच में एक मादा पुष्प है, लेकिन वो मादा पुष्प में और कुछ भी नहीं है, केवल पुंकेसर दिखता है। आसपास जो है बहुत सारे नर पुष्प हैं, लेकिन नर पुष्प भी रिड्यूस हो गए और केवल उसमें पुंकेसर दिख रहे हैं, और यही थोड़े बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये पुष्पक्रम यूफोर्बिएसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है, यूफोर्बिया ही इसका उदाहरण भी है। और ये मैंने इसकी बाहरी संरचना बनाई थी, इसका अगर आंतरिक रूप से देखें, अगर इसको काटने पर, तो ये ऐसी नजर आ रही है। देखो ये पूरा इस तरह का प्याला बना हुआ है, ये सपत्रों का प्याला बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है नर पुष्प दिख रहा है, सॉरी मादा पुष्प, ये बीच में जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ ये जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर,
और ये छोटे छोटे जो बाहर ये पुंकेसर की तरह जो दिख रहे हैं हमें साइडों में, ये नर पुष्प हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से। और ये कप है, ये कप किसका, इन्वोल्यूकर, मतलब ये सहपत्रों का बना हुआ कप है इस तरह से, ठीक। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा, और ये पूरा यूं बंद होता है, ये तो हमने क्या खड़ी कांट दिखा रखी तो अंदर की चीज दिख रही है, जब ये बंद होता है तो ये इस तरह का नजर आएगा जो मैंने ये बना रखा है, ठीक है। तो ये साइथियम पुष्पक्रम कहलाता है। पहली बात ध्यान रखनी, साइथियम पुष्पक्रम किसका खास बात है, यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों का खास पुष्पक्रम होता है। यूफोर्बिया इसका उदाहरण है। और ये छोटे छोटे पुष्पक्रम बड़े ही आकर्षक लगते हैं, है ये पुष्पक्रम, लेकिन अत्यंत हासित होने की वजह से ये पूरा ही पुष्पक्रम एक पुष्प की जैसा ही दिखता है, ठीक है, साइथियम पुष्पक्रम। और इसका ये संरचना और उदाहरण ध्यान रखिएगा। दूसरा लेते हैं हाइपेंथोडियम, ठीक है, हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में क्या होता है, जो पुष्पावली वृंत है ये सक्रिय मुख वाले प्याले नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर हाइपेंथोडियम में क्या होता है कि इस तरह का एक सक्रिय मुख वाला प्याले जैसी संरचना बनती है इसके अंदर, ये इस तरह से इसमें मुख होता है ये, और अंदर ये पूरा एक कक्ष होता है इसके अंदर, ऐसे ये होता है, इसमें ये ऊपर एक छिद्र होता है और ये प्याले नुमा संरचना होती है। कप के अंदर 3 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, नर, मादा और बंध्य। अब इसके अंदर क्या है, सबसे नीचे की तरफ यहाँ तो मिलेंगे मादा पुष्प, बिल्कुल कप के आधार में क्या मिलेंगे, छोटे छोटे, ये जो हैं ये मादा पुष्प रहेंगे, ठीक है। प्याले नुमा के तल में मादा पुष्प होते हैं और ऊपर की ओर मुख के पास नर पुष्प होते हैं, ठीक है। मुख के पास में यहाँ पर ये इधर नर पुष्प होते हैं, इधर बिल्कुल यहाँ पर ये नर पुष्प हैं। और दोनों के बीच की जो जगह होती है वहाँ पर जो पुष्प हैं वो न नर हैं न मादा हैं, वो बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये होते हैं स्टेराइल पुष्प। इस तरह की व्यवस्था होती है। ये पूरा का पूरा जो पुष्पक्रम है ये हाइपेंथोडियम कहलाता है। हाइपेंथोडियम में इस तरह का एक प्याले नुमा संरचना है जिसके अंदर छोटे छोटे पुष्प लग रहे हैं। बाहर से ये हरे रंग का दिखता है बिल्कुल, ठीक है, और छोटा सा एक छेद होता है। अब इसमें 3 तरह के हैं, नीचे ही नीचे लगते हैं मादा पुष्प, ऊपर ऊपर लगते हैं नर पुष्प जो छेद के पास होते हैं, और बीच में लगते हैं स्टेराइल। अब पौधा ये क्यों बनाता है, देखिए ये एक बहुत ही विशेष बात है। पौधे का और उसके परागण करने वाले कीट का एक तरह का साथ साथ इवोल्यूशन है। इसके अंदर ये पौधा, ये पुष्पक्रम कीट से परागित होता है, और कीट इसमें परागण करे इसके लिए पौधा कीट को भी पूरी सुविधा देता है। इसमें कुछ विशेष कीट होते हैं, ये कीट जो है इस छिद्र से अंदर घुस जाते हैं, अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंदर आएंगे तो मुख के पास कौन से पुष्प हैं, नर पुष्प, तो इन कीट के शरीर पर परागण लग जाएंगे। फिर ये जो स्टेराइल फ्लावर बीच के हैं ये पौधे ने क्यों बनाए, देखो इसके अंदर कीट आकर के अपने अंडे देता है और वो निकल जाता है। तो इस दौरान वो जब अंडे देकर घूम के निकलता है तो उसके शरीर पर जो परागकण चिपक गए वो मादा पुष्प पे नीचे आ जाते हैं। या फिर अब ये अंडे दे दिए, इधर ये पुष्प विकसित होते रहेंगे और ये छेद भी बंद हो जाता है, ठीक है। अंदर ये जो कीट जो अंडे दिए हैं उससे लार्वा प्यूपा बनते हुए बाद में वयस्क कीट बनेंगे। अब ये कीट जब अंदर घूमेंगे तो ये नर पुष्प से परागकण को क्या करेंगे, मादा पुष्प पे ले आएंगे, और इस तरह से अंदर ही अंदर परागण हो जाएगा। और जब ये कीट वयस्क होता है तो ये इसको छिद्र से वापस ये बाहर आ जाता है। बड़ी विशेष यहाँ पर ये बात है। बंदी पुष्प मध्य में पाए जाते हैं। इन पुष्पों में कीट अपने अंडे देते हैं, कीट के लार्वा और वयस्क होते हैं और जो ये परागण में सहायता करते हैं। जितने भी फाइकस स्पीशीज है, बरगद का पेड़, पीपल, अंजीर, सभी एक ही प्रकार के हैं। बरगद, पीपल, अंजीर जो हैं इनमें सब में हाइपेंथोडियम होता है। आप जो अंजीर खाते हो या इनका जो फल होता है, अच्छा ये पूरा हाइपेंथोडियम, ये पूरा का पूरा फल में बदल जाएगा। मैं आपको जब फल पढ़ाऊंगा तब भी आएगा ये पूरा फल बन जाता है और हम इसको काट के खाते हैं। आपने अंजीर देखी होगी, तो अंजीर में बीज होते हैं, वहां होता है ये एक्चुअल में अंदर वाला भाग जहाँ पुष्प है। और ये जो मासल, ये जो कप है ना, ये पूरा गूदेदार मासल हो जाता है और ये फल के रूप में खाया जाता है। और इसमें कीट से परागण होता है और कीट इसके अंदर शुरू में ही आ जाते हैं जब वो अंडे दे दिए जाते हैं। तो मतलब ये ऊपर से बंद रहता है, जब आप काटोगे तो अंदर कई बार कीड़े मिलते हैं। ये कीड़े इसके अंदर पहले आ गए थे, अंडे दे दिए थे जब ये बन ही रहा था। और कीट से परागण है, पूरा का पूरा पुष्पक्रम कीट के आधार पर ही बनाया गया है।
ताकि कीट को भी सुविधा मिले और वो परागण भी करे और वो निकल जाए फिर यहाँ से। हाइपेंथोडियम कहते हैं इसको। ये फाइकस स्पीशीज के अंदर मिलता है। देखिए ये इसका डायग्राम भी दिख रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से ये छिद्र जो होता है इसको ओस्टियोल कहते हैं। छिद्र के पास नर पुष्प हैं, फिर ये आधार में मादा पुष्प हैं, और ये पूरा मासल फ्लैशी जो होता है ये अक्ष होता है पुष्पक्रम का, जो मासल हो जाता है हाइपेंथोडियम। ठीक है, तो ये हाइपेंथोडियम है। इसके बाद में तीसरा प्रकार लेते हैं। तीसरा और अंतिम प्रकार का एक विशिष्ट पुष्पक्रम, और ये कहलाता है वर्टिसिलेस्टर कूट चक्रक। वर्टिसिलेस्टर ये और भी स्पेशल है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसकी भाषा तो आप समझिएगा। इसके अंदर क्या होता है, आपने इसको मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। तुलसी घरों में होती है। तुलसी में आप देखिएगा ऊपर ही ऊपर एक मंजरी जैसा लगता है, उसमें बीज लगते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये तने का नोड है, जैसे ये दिखा रखा है, ये तना है, तने का ये पर्वसंधि, और इसके दोनों तरफ पुष्पक्रम लगा है। इसमें क्या होता है, 3 से 9 अवृंतीय और उप अवृंतीय पुष्पों का समूह होता है। इस पुष्पक्रम में 3 से 9 पुष्प होते हैं, जो बिना व्रंत वाले या आधा अधूरा व्रंत हो सकता है, और ये द्विशाखित ससीमाक्ष पर उत्पन्न होते हैं। द्विशाखित ससीमाक्ष, अब देखो इसको आसान भाषा में ऐसे दिखा रखा है कि ये तो तने का भाग है, ठीक है, अपन इसको अनुप्रस्थ काट में दिखा रहे हैं। अब यहाँ से इधर एक और इधर एक व्रंत निकला और इस पर पुष्प लग गया, ठीक है। जैसे पुष्प लगा, इसके दोनों तरफ 2 शाखाएं निकली और इन पर भी पुष्प लग गया। तो ये इसीलिए कह रहा है द्विशाखित सस्यमाक्ष हुआ। तो द्विशाखी सस्यमाक्ष से उत्पन्न हुए, ठीक है। लेकिन समाप्त जब होते हैं, अब ये यहां तक तो द्विशाखित था, अब इसके बाद ये एक शाखित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उत्पन्न होते हैं एकल शाखी वृश्चिकी सस्यमाक्ष में पर्व संधि के दोनों तरफ एक सघन चक्र के रूप में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर ये यहां पर देखो, फिर जो है ये देखिए एक पुष्प यहां लगा, फिर एक यहां लगा। अब देखो अब एक एक शाखा निकल रही है। तो ये जो एक एक शाखा निकल रही है, तो ये एक शाखी हो गया। फिर इसमें एक और पुष्प यहां लगेगा, फिर ये एक और यहां लगेगा। तो ये एक ही दिशा में निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हेलिकोइड और वृश्चिक स्कॉर्पियोइड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, इस तरह से लगेगा। ये डायग्राम देखो यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है। पहली बार में तो ये द्विशाखी सस्यमाक्ष है, ये सस्यमाक्ष का विशिष्ट रूप है। तो शुरुआत में द्विशाखी रहता है, बाद में ये एक शाखी सस्यमाक्ष हो जाता है। तो पहले तो 2 पुष्प निकले, उसके बाद में ये और निकले, 2 आगे जो निकले वो एक शाखी के रूप में निकले। देखो नंबरिंग भी दे रखी है कि पहला पुष्प ये रहा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर 7 पुष्प और इधर भी ये 7 पुष्प। ये छोटा सा भाग जो है ये एक वर्टिसेल कहलाता है, ये दूसरा वर्टिसेल कहलाता है, और इस पूरे को मिलाकर वर्टिसिलेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे पुष्प होते हैं, तुलसी में मिलते हैं, आप तुलसी में देख भी सकते हो। बहुत ध्यान से देखने पर छोटे छोटे पुष्प दिखेंगे, नहीं तो देखना थोड़ा मुश्किल है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। ओसिमम तुलसी के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 3 से लेकर 9 तक पुष्प एक समूह में हो सकते हैं। अब जैसे मैंने ये 7-7 के बनाए हैं, कई बार कम और कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रत्येक तने के जो पर्व संधि है वहाँ से ये 2 शाखाएं निकलेंगी, इन पर पुष्प लगेगा, फिर 2 और शाखाएं। तो ये द्विशाखी सस्यमाक्ष चल रहा है, 2 पे पुष्प लग गया। अब इसके बाद 2 न निकल के एक एक निकलेगी, बाद में ये एक शाखित। तो शुरुआत में ये बाईपेरस और बाद में यूनिपेरस हो जाता है, द्विशाखित आरंभ में, और समाप्ति पर ये एक शाखी होकर के पूरा समूह बनता है। और ये दोनों तरफ के समूह 2 वर्टिसेल मिला के वर्टिसिलेस्टर कहलाता है, ठीक है। ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का एक विशिष्ट प्रकार है। आई बात समझ में। तो 3 प्रकार के मैंने स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम आपको बताए। एक तो था साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो यूफोर्बिएसी फैमिली में मिलता है, दूसरा हाइपेंथोडियम जो फाइकस समूह के पौधों में मिलता है, बरगद पीपल में, और तीसरा है वर्टिसिलेस्टर जो तुलसी वाली इस फैमिली के अंदर मिलता है। ये 3 स्पेशल टाइप हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारे इन्फ्लोरेसेंस का प्रकार था। इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं और उनके 2 प्रकार, रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप। रेसिमोस में 7 प्रकार, साइमोस में 3 प्रकार, और इन दोनों के अलावा फिर 3 विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम बताए हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब एनसीईआरटी में तो इतना कुछ नहीं है। ये बात सही है, एनसीईआरटी ने सिर्फ रेसिमोस साइमोस के नाम दिए हैं और थोड़ा बहुत और बता दिया है, लेकिन
रेसिमोस के कुछ प्रकार और साइमोस के प्रकारों में, और ये जो 3 विशिष्ट प्रकारों में प्रश्न पूछे गए हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा सा इनका आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। सारे पुष्पक्रम का एक लिस्ट बना लें, किसमें क्या खास बात होती है, उसका डायग्राम और उसका एक एक उदाहरण, बस ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली वो था पुष्पक्रम। पुष्प किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एकल हो सकते हैं, समूह में हो सकते हैं, समूह में हैं तो फिर ये पुष्पक्रम बनाते हैं। ठीक है, अब हम पुष्पक्रम के बाद पुष्प के अध्ययन को आरंभ करेंगे अगले भाग में कि पुष्प क्या है और उसके कौन कौन से भाग हैं।